Hello, good morning class 5th, English class, English reader, स्पेशल सीरीज़। और शुरू करते हैं आज के लेसन की द ग्रेट बनियन की एक्सरसाइजेज जो हमने उस दिन छोड़ दी थी, जो नहीं कर पाए थे, राइट। सो दिस वाज योर चैप्टर, योर लेसन, राइट। चलिए आज इसे करेंगे हम। इसमें मैंने आपको ये तमाम चीज़ें बता दी थी। मैंने आपको यहाँ तक पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया था। ये पेज नंबर 15 है। इसके नीचे का जो ये टेबल है, इसे अब ध्यान से आप लोगों को देखना है, राइट। इसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे कि use un, un and im, im as prefixes to make antonyms of the words। जैसे हिंदी में दो शब्द आते हैं, एक होता है समानार्थी शब्द और एक होता है विरुद्धार्थी शब्द। वही दोनों जो शब्द हैं वो यहाँ पर अंग्रेजी में कहलाते हैं सिनोनिम्स को। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द और एंटोनिम्स होता है विरुद्धार्थी शब्द। तो आप देख रहे हैं ये जो एंटोनिम्स ANTONYMS, एंटोनिम्स मतलब विरुद्धार्थी शब्द बनाने हैं। इसमें प्रीफिक्सेस एक शब्द आ रहा है। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं जिनको आप अगर किसी शब्द के सामने लगा दें तो उसका मतलब बदल जाता है। जैसे हिंदी में भी आपने किया है, विचार, उसके आगे सु लगा दिया आपने तो सुविचार, कु लगा दिया तो कुविचार, और इसके अर्थ बदल गए। वैसे ही होता है इंग्लिश में भी, जो शब्द से पहले लगाए जाने वाले जो लेटर्स होते हैं उनको प्रीफिक्सेस कहा जाता है, और कई ऐसे होते हैं जिनके बारे में आगे बताएंगे आपको, जो वर्ड के बाद में लगाए जाते हैं उन्हें हम सफिक्सेस कहते हैं। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, राइट। तो अभी आज इस एक्सरसाइज में UN, अन और IM, इम, दो अगर हम इन जो शब्द दिए हुए हैं आपके पास, ये जो शब्दों का एक पूरा ग्रुप आपके पास दिया हुआ है, इसमें से किसी में UN, अन लगेगा, किसी में IM, इम लगेगा, और अगर आप उसको लगाते हैं तो इन शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द तैयार हो जाएंगे, यानी एंटोनिम्स तैयार हो जाएंगे। वही हम कर रहे हैं। पहला आप देखेंगे, पहला है एबल, उसके आगे UN वाले कॉलम में आएगा, ये हमने UN लगा दिया है, बन गया अनेबल। एबल, अनेबल। एबल का अर्थ आपको पता है, किसी कार्य को करने के लिए आप अगर सक्षम हैं तो उसको एबल कहते हैं, करने के लायक है तो, और नहीं कर सकते, करने के लायक नहीं है तो अनेबल कहलाते हैं, सक्षम, अक्षम। दूसरा वर्ड है पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल। इसका आपको अपोजिट वर्ड पता ही है, पॉसिबल यानी जो संभव, और इसका अपोजिट होता है इम्पॉसिबल यानी कि असंभव, विच कैन नॉट बी डन, इम्पॉसिबल। इसके बाद तीसरा शब्द है नोन, KNOWN, नोन। नोन मीन्स जाना पहचाना, अपोजिट होगा अननोन, अनजाना, राइट। आगे बढ़े, मोबाइल। मोबाइल का मतलब वो नहीं जिस पर आप अभी क्लास अपनी देख रहे हैं, मोबाइल फोन्स की बात नहीं हो रही। मोबाइल का मतलब होता है जो गतिमान हो, उसको मोबाइल कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। इसीलिए पूरा इसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं, क्योंकि पहले के जो फ़ोन होते थे वो वायर्स से जुड़े हुए रहते थे और एक ही जगह रखे जाते थे। बाद में ये एक बहुत बड़ी क्रांति आई और हुआ ये कि
मोबाइल्स को लेकर आप घूमना शुरू कर दिया आपने, आप घूम सकते थे, मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, इसीलिए ना मोबाइल फ़ोन्स का नाम दिया गया। तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की नहीं, उससे यानी जिस शब्द से मोबाइल फ़ोन बना है उसकी बात कर रहे हैं, MOBILE मोबाइल। और जो मोबाइल होता है उसमें IM पहले लगा दें तो IMMOBILE इमोबाइल। इमोबाइल मतलब जो गतिमान ना हो, जड़, जिसे हिंदी में कहेंगे आप, जड़ मतलब जो गतिमान ना हो, जो एक ही जगह स्थिर रहे, उसे इमोबाइल कहते हैं। जैसे हमारे मकान, कोई बिजली के खंभे, ये तमाम चीज़ें इमोबाइल हैं, ये एक ही जगह स्थित रहती हैं। अगले पे आते हैं KIND, काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, और उसका अपोजिट है UN लगा दें, अनकाइंड। अनकाइंड का मतलब होता है जो दयालु ना हो, जो दयालु ना हो वो अनकाइंड। और फिर आगे बढ़ते हैं TRUE, ट्रू। ट्रू का फॉल्स भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये प्रीफिक्सेस लगाकर ही एंटोनिम्स बनाने हैं, इसीलिए UN लगाएंगे तो अनट्रू हो जाएगा। ट्रू, अनट्रू, अनट्रू विच इज नॉट राइट। फॉल्स मतलब झूठा होता है, अनट्रू का मतलब जो सच नहीं है वो अनट्रू। झूठ भी नहीं कह रहे हैं इसको, लेकिन ये सच नहीं है। जैसे काइंड में आपने किया, अगर काइंड का वैसे होता है अपोजिट क्रूअल। काइंड का मतलब दयालु, तो क्रूअल का मतलब दुष्ट। लेकिन यहां पर मतलब वो नहीं है, काइंड अनकाइंड, वो दुष्ट भी नहीं है मगर वो अनकाइंड है, उसमें कोई दया वया नहीं है, लेकिन वो दूसरे का बुरा भी नहीं कर रहा है, तो उसे अनकाइंड कहते हैं। वैसे ही ट्रू, अनट्रू, विच इज नॉट ट्रू। प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, UN लगेगा इसमें। लाइन से 3 शब्द हैं जिनके आगे 3 बार UN लगाकर हमने 3 अपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स बनाए। काइंड, अनकाइंड, ट्रू, अनट्रू, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट। बाद के जो तीनों हैं पोलाइट, मैच्योर और मॉरल, इन तीनों में IM लग रहा है, आप देख रहे हैं। पोलाइट से बनता है इम्पोलाइट। पोलाइट मतलब विनम्र, इम्पोलाइट हु इज नॉट पोलाइट, जो विनम्र ना हो। मैच्योर, मैच्योर मतलब होता है कि जो सुलझा हुआ हो। इमैच्योर जिसमें बचपना भरा हुआ है वो इमैच्योर। मॉरल उसका होता है इमोरल, राइट। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर हैं ये सारे शब्द, आपने अब तक इसको कर लिए होंगे, आई होप, राइट। अब आगे आते हैं पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 हमें कुछ यहाँ पर एक्सरसाइजेस जो देखने मिल रही हैं वो हैं क्वेश्चन आंसर्स। और चलिए कॉपी में इन्हें नोट करना शुरू करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज, सबसे बड़ा जो पेड़ है वो कौन सा है, कौन सा होता है। सारे पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होता है, आप जानते हैं कि बनियन होता है। फिर एरियल रूट्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ एन एरियल रूट। ऐसे 6 क्वेश्चन किए गए हैं। इन 6 क्वेश्चंस के ये आंसर्स हैं जो मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप ज़रा ध्यान से नोट डाउन करना शुरू करें। मैं दोहराता जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज, क्वेश्चन मार्क। आंसर इज द बनियन इज पॉसिबली, POSSIBLY, possibly the biggest of all trees. Question number 2, what is an aerial root, AERIAL। सबकी स्पेलिंग्स को ध्यान देते हुए चलना है हमें। एक बार जिन शब्दों को इस्तेमाल कर लिया आपने, इसके बाद उसको ये जीवन भर के लिए आपको याद हो जाना चाहिए। एरियल,
AERIAL. What is an aerial root? आंसर बनेगा aerial roots are the roots. Aerial roots are the roots which hang, H-A-N-G, which hang in the air, which hang in the air from the branches of a tree. Aerial roots are the roots which hang in the air from the branches of a tree. Aerial roots वो रूट्स होती हैं जो पेड़ की शाखों से हवा में लटकती रहती हैं। लिख लीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अब। व्हाट इज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द बनियन? जो बनियन ट्री है इसके साथ एक धारणा, एक विचार जुड़ा हुआ है, एक आस्था जुड़ी हुई है। वो क्या है? वो है पीपल बिलीव दैट, पीपल बिलीव की स्पेलिंग देखिए, LIEVE, BELIEVE। पीपल बिलीव दैट द बनियन ट्री is a god. People believe that the banyan tree is a god and they worship it. WORSHIP, worship it, full stop। मतलब उसे ईश्वर जैसा पूजते हैं लोग। आगे आते हैं, Who lives in the banyan tree? Who lives in the banyan tree? मतलब जो बनियन ट्री है उस पर कौन रहता है? आपके सामने पूरी लिस्ट लिखी हुई है। Many varieties, varieties, many varieties of birds, comma, insects, comma, squirrels, 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 comma, monkeys, 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 etc मतलब etc। Many varieties of birds, insects, squirrels, monkeys, etc. live in the banyan tree. Live in the banyan tree. This is the answer. Question number 5 पे आएंगे। Why is the banyan called comfortable and hospitable? बरगद को बहुत आरामदायक और बहुत दोस्ताना, अपने दोस्ताना मैंने आपको बताया था। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जो अपने घर आने वाले मेहमानों का बहुत स्वागत वगैरह करता है, जिसे आप मेहमान नवाज कह सकते हैं। तो ये कहा जाता है बरगद को। ऐसा क्यों? आंसर है, लिखेंगे, बनियन ट्री इज वेरी शेडी, SHADY। बनियन ट्री इज वेरी शेडी मतलब बहुत ज्यादा शेड होती है, बहुत छायादार होता है ये पेड़। बनियन ट्री इज वेरी शेडी, hence HENC, hence very cool, full stop।
इस लाइन का मतलब हुआ कि बनियन ट्री बहुत छायादार होता है, इसलिए इसमें बहुत ठंडक रहती है, हैंस वेरी कूल, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे इट हैज अ प्लेंटी ऑफ स्पेस, इट हैज अ प्लेंटी ऑफ स्पेस टू accommodate accommodate accommodate. It has a plenty of space to accommodate many birds, insects, 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 and mammals, mammals, and mammals, full stop। और इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, हाउ मच स्पेस डज अ बनियन ट्री टेक अप टू ग्रो। आपसे पूछा जा रहा है कि एक बनियन ट्री कितना स्पेस लेता है। हाउ मच स्पेस डज अ बनियन ट्री टेक अप टू ग्रो। बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए एक बनियन ट्री को कितने स्पेस की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया इसका आंसर। अ फुल ग्रोन बनियन ट्री, आंसर लिखवा रहा हूं, a full grown banyan tree takes up as much space as a 3-storied building। 3-storied बिल्डिंग मतलब एक बनियन ट्री को लगभग 3 मंजिला इमारत के जितनी जगह की जरूरत पड़ती है बढ़ने के लिए। सो आई होप कि ये सारा कुछ आपने लिख लिया होगा। तो मैं इसे हटा रहा हूं यहां से। अब भाई आएंगे हम हमारे अगली एक्सरसाइज बी पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क ट्रू और फॉल्स। सही है या गलत है बताना है हमें। पहला आपसे पूछा है कि देयर आर मेनी बनियन ट्रीज अराउंड अस। क्या हमारे आसपास ढेर सारे बनियन ट्रीज हैं। हमने पहले ही बात की थी कि ये पेड़ बड़ा विशाल होता है, बहुत जगह की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि ये बनियन ट्रीज हमारे आसपास ज्यादा देखने नहीं मिलते। गांव में एक आध बनियन ट्री हर गांव में देखने मिल जाता है, जो पूजा पाठ वगैरह के पर्पज से जिसे रखा जाता है। तो क्या हमारे आसपास बहुत सारे बनियन ट्रीज हैं? नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ये जो फॉल्स है उसके लिए F, जो ट्रू है उसके लिए T। सेकंड पूछा है द बनियन ट्री हैज एरियल रूट्स। क्या बनियन ट्री में एरियल रूट्स होती हैं? जी हाँ होती हैं। ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, इसलिए हमने T लिख दिया है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है It is not always very cool, dark and shady beneath the banyan tree। बनियन ट्री के नीचे ज्यादा ठंडक नहीं होती, अंधेरा नहीं होता और छायादार भी नहीं होता। क्या ये सही है? फॉल्स, गलत है ये। तो F लगा देंगे उसके आगे। अब आते हैं मेनी क्रीचर्स लिव इन द बनियन ट्री। बहुत सारे जीव जंतु बनियन ट्री में रहते हैं। सही है ये, ट्रू।
तो टी लिख देंगे सामने। अगला, द मैप बटरफ्लाई लीव्स हर एग्स इन द लीव्स। एक आपको बताया था एक बटरफ्लाई होती है जिसका नाम होता है मैप बटरफ्लाई। ये अपने अंडों को बनियन ट्री में देती है और वहां से चली जाती हैं। ये अंडे से बच्चे अपने आप निकलते हैं। तो ये बात सही है, इसलिए ट्रू लिखा। अगला है, अ बनियन ट्री इज रिगार्डेड एज ए गॉड। बनियन ट्री को ईश्वर जैसा सम्मान दिया जाता है। ये क्या सही है? लोग इसको भगवान मानते हैं, क्या सही है? जी हाँ, ये सही है। तो बनियन ट्री इज रिगार्डेड एज ए गॉड, यस। तो हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब आगे आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन इन टेबल ए विद दोज गिवन इन टेबल बी। अब यहां पे देखिए, टेबल ए ये वाला है, टेबल बी नीचे वाला है। टेबल ए में 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, राइट। और इसमें जैसे अ चाइल्ड हु वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द जंगल सेड, एक बच्चा जो जंगल जाने से बहुत डरता था वो कहता है, राइट। और सेकंड है अबाउट द बनियन ही सेड, और बनियन के बारे में वो कहता है, क्या कहता है वो ये लिखा। और यहां पर नीचे 2 वाक्य हैं। पहले आई एम द प्लांट इज, TOO मतलब वेरी, यंग बिग, टू बी प्लांटेड नियर हूं, टू गो टू द जंगल। अब इसके मीनिंगफुल हमें सेंटेंस बनाने हैं। पहला है कि एक बच्चा जिसको बोले अगर आपकी तुम जंगल में जा सकते हो क्या, तो जंगल में जाके जाने से डरता है, तो इस वजह से वो क्या बहाना बनाएगा, क्या आपसे कहेगा? ये वाक्य बनेगा, आई एम टू यंग टू गो टू द जंगल। आई एम टू यंग टू गो टू द जंगल। यहां पर इस जगह पे ये वाक्य आएगा, अ चाइल्ड हु वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द जंगल सेड, आई एम टू यंग टू गो टू द जंगल। अभी जंगल वंगल जाने के लिए तो भाई मैं बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र बहुत कम है। वो ये नहीं बताएगा कि मैं डरता हूं, वो बताएगा कि मैं अभी तो बहुत छोटा हूं, अभी से जंगल कैसे चले जाऊंगा। और बनियन ट्री के बारे में वो क्या कहेगा, द प्लांट इज टू बिग टू बी प्लांटेड नियर होम, कि ये जो बरगद का पेड़ होता है भाई, ये बहुत बड़ा होता है आगे चलकर, और इसीलिए इसे घर के पास बहुत करीब में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं और ऊपर से इसकी ब्रांचेस फैलती हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। और वो आपके मकान को, इसकी ब्रांचेस और जड़ें अगर करीब में लगाया जाए तो नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पे 2 वाक्य हमने इस टेबल से बनाए हैं, आई एम टू यंग टू गो टू द जंगल एंड द प्लांट इज टू बिग टू बी प्लांटेड नियर अ होम। तो ये हो गया पेज नंबर 16। और आप लोगों की अभी लगभग 23-24 मिनट की क्लास हो गई है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर रेस्ट दे रहा हूँ, और बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व की हुई हैं, और हम अगले सेशन में ये पूरी एक्सरसाइजेज जो हैं इसको मैं करवाना चाहूँगा आपको, राइट। सो इसको अच्छे से उतारें कॉपी में भी, और सारी चीज़ें करते चलें। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू चिल्ड्रन।